हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस आपकी जो न्यू सिलेबस है 2024-25, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। और आज हमारी जो बुक 1 है उसका जो चैप्टर फर्स्ट है संविधान क्यों और कैसे, इसको हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे, बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। ठीक है, एक बार आप सिलेबस देख लीजिए। टोटल 10 चैप्टर हैं आपकी बुक 1 में जो कि हमको पढ़ने हैं, और आज इसमें से हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। एकलव्या स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। आप इस नाम से मुझे सर्च कीजिए, वहाँ पे मैसेज कीजिए, मैं आपको टाइम निकाल के रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन कर लो। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको यहाँ पे जितने भी हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है, उसकी पीडीएफ नोट्स फ्री में अवेलेबल है। कहाँ पे अवेलेबल है? हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। इसके लिए आपको क्लास 11 ESP ये जाके सर्च करना है, और इस ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, संविधान क्या होता है, संविधान का अर्थ बताइए। तो ये बहुत आसान है, आप सभी आराम से कर दोगे। मैं आपको ना डायरेक्ट संविधान का अर्थ ना बताकर आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, उस एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाओगे, फिर हम आगे चलेंगे टॉपिक पे। देखिए संविधान में क्या होता है, संविधान के अंतर्गत कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नियम होते हैं, या फिर हम कह दें कि कुछ कायदे कानून होते हैं, उसको फॉलो करना होता है। इससे क्या होता है, इससे व्यवस्था बनती है। ठीक है, एक व्यवस्था बनी रहेगी, इसलिए संविधान की जरूरत पड़ती है। तो अब ये नियम कायदे कानून हमको हर जगह चाहिए होते हैं, केवल देश में नहीं कि देश के लेवल पे संविधान बना दिया सब कुछ नहीं। आप किसी संस्था को भी चलाते हैं ना, तो उसके लिए भी कुछ नियम कुछ रूल्स आपको बनाने पड़ते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल लेता हूं यहाँ पे मैं आपके स्कूल का, विद्यालय का। आप सभी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, आप सभी स्कूल जाते हैं। ठीक है, स्कूल में आप जाते हैं तो स्कूल एक संस्था है, और उसको चलाने वाले आपके आपके अगर आप सरकारी स्कूल में जाते हैं तो वो सरकार के द्वारा चलाया जाता है। सरकार ने क्या कर रखा है, आपके टीचर्स और प्रिंसिपल वगैरह इनको भर्ती कर रखा है। अब होता क्या है भाई, स्कूल में आप जाते हैं तो स्कूल के कुछ नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं? स्कूल की एक फिक्स टाइमिंग होती है कि भाई इतने बजे स्कूल लगेगा और इतने बजे स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, यानी दो आने और जाने दोनों का टाइम फिक्स हो गया। फिर क्या होता है, स्कूल में आपके आपको यूनिफॉर्म फिक्स होती है कि भाई बच्चे की एक यूनिफॉर्म होगी, बच्चा ये यूनिफॉर्म पहन के आएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो इस तरीके से ये स्कूल चलता है। अब सोचो कि अगर स्कूल में कोई रूल ना हो तो कोई भी बच्चा कैसे भी कपड़े पहन के आएगा, कोई टाइम फिक्स ना हो तो कोई कभी आएगा कोई कभी जाएगा। ठीक है, डिसिप्लिन कुछ रहेगा नहीं, पूरी स्कूल की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अगर स्कूल पूरी व्यवस्था से चल पा रहा है तो क्यों चल पा रहा है? क्योंकि स्कूल के कुछ रूल्स हैं, और उन रूल्स को टीचर भी फॉलो कर रहे हैं और आप भी फॉलो कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही मान लो हम सड़कों पे निकलते हैं, आप सड़कों पे देखते हो, सड़क पे हमें जाना होता है तो सड़कों पे भी हमारे कुछ रूल्स को फॉलो करने होते हैं। जैसे हम अगर पैदल चल रहे हैं तो फुटपाथ बना हुआ है या लेफ्ट साइड में हम चलते हैं। ठीक है, अगर हम बाइक से जा रहे हैं मान लीजिए, तो हमको कैसे चलाना है इसका होता है। स्पीड लिमिट फिक्स होती है कि आपको इतने से ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना है। रेड लाइट होती है, आपको रेड लाइट को जंप नहीं करना है। रेड लाइट जब रेड हो जाए तो आपको रुकना है, ग्रीन हो जाए तो आपको चलना है। ठीक है, जब आपको अपनी बाइक को कहीं मोड़ना है तो आपको इंडिकेटर देना होता है। ठीक है, तो हर जगह रूल्स होते हैं। अब इन रूल्स की वजह से क्या होता है, एक सिस्टम बना रहता है। जो उन रूल्स को फॉलो नहीं करता है उसको सजा मिलती है, ये होता है। अब किसी आप मंदिर में, धर्मशाला में, गुरुद्वारे में, कहीं पे भी जाते हैं, वहाँ के भी रूल्स होते हैं अपने। आप किसी भी संस्था में जाओगे, वहाँ के अपने रूल होते हैं। वो रूल क्यों बनाए जाते हैं, वो नियम कायदे कानून क्यों बनाए जाते हैं? ताकि वहाँ पे एक व्यवस्था बनी रहे। अगर वहाँ पे वो नियम नहीं होंगे ना, तो लोग अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे, जिससे क्या होगा, नुकसान होगा। तो इसी तरीके से जब एक बहुत बड़े देश को चलाना है, ठीक है, पूरे देश को चलाना है, तो देश को चलाने के लिए भी भाई कुछ नियम कायदे कानून होंगे। अगर मान लो कोई नियम कायदे कानून नहीं है तो कैसे देश चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो इसी नियम कायदे कानून को हम संविधान के रूप में जानते हैं। क्लियर है? आसान है बिल्कुल, आपको एग्जाम्पल से समझाया। आगे देखते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपको किताबी लैंग्वेज में बताऊं, जो बुक्स में लिखा रहता है उसके अकॉर्डिंग बताऊं, तो यहाँ पे समझिए। देखिए, संविधान एक ऐसा लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी देश में शासन व्यवस्था कैसे चलाई जानी है उससे रिलेटेड कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे दो चीज लिखी है, संविधान लिखित भी होता है और अलिखित भी होता है। दोनों तरह का संविधान हो सकता है। तो किस देश में लिखित अलिखित है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमको क्या समझना था, संविधान एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में क्या है,
किस प्रकार से देश को चलाना है, उससे रिलेटेड कुछ नियम कायदे कानून लिखे होते हैं। बस इतना याद रखना है। थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम जाने संविधान को, तो देखिए संविधान जो होता है उसमें, मैं भारत के वे में कहता हूं, अगर भारत का संविधान है उसके नजरिए से देखिए, भारतीय संविधान में शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा होगा बहुत विस्तार से बताया हुआ है। ठीक है, हमारी सरकार जो है, सरकार के पास क्या शक्तियां होंगी, सरकार की शक्तियों को भी हमारे संविधान में बता रखा है। संविधान में सब कुछ पहले से डिसाइड है। जनता के अधिकार क्या होंगे संविधान में पता लग जाएगा आपको, मौलिक अधिकार वगैरह देखोगे। कर्तव्य क्या होंगे जनता के, मौलिक कर्तव्य में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, हमारे देश में संस्थाओं के बारे में आपको संविधान से जानकारी मिल जाएगी। सरकार के जो अलग अलग अंग होते हैं, जैसे हमारी विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका हो गई, इन अंगों के बारे में डिटेल में जानकारी है और इनके क्या कार्य हैं, विधायिका क्या काम करेगी, न्यायपालिका क्या काम करेगी, कार्यपालिका क्या काम करेगी, उसके कार्य भी हमको संविधान से पता लग जाएंगे। संविधान से प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, इसके बारे में भी संविधान में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो समझ गए, तो संविधान जो हमारा बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था ताकि उसके अकॉर्डिंग देश में शासन व्यवस्था चलाई जाए और जनता का कल्याण किया जाए। क्लियर है, आसान है बिल्कुल, आप इसको देख सकते हो, याद कर लेना क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन आता है संविधान। अब देखो संविधान दो तरह के होते हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। एक तो लिखित संविधान होता है, ठीक है, और दूसरा संविधान कौन सा है आपका, अलिखित संविधान है। लिखित संविधान जैसे भारत की बात करें तो भारत में लिखित संविधान है। इसके अलावा अमेरिका में, फ्रांस में, डेनमार्क में, ब्राजील में आपको लिखित संविधान दिखेगा। ठीक है, अगर हम दूसरी तरफ बात करें अलिखित की, तो ब्रिटेन का संविधान आपको अलिखित मिलेगा, इजराइल का लिखित मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो आपके पेपर में क्वेश्चन यहां से आता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, इसको रट लेना क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। अब अगर आपने मेरा पहले वाला एग्जांपल समझ लिया होगा कि रूल्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, तो आपको ये भी आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बिल्कुल आसान लगेगा। देखो 4-5 पॉइंट है, मैं आपको पांचों पॉइंट बता देता हूं। देखिए सबसे पहला क्या है, समाज में तालमेल बनाए रखना। ठीक है, कानून व्यवस्था बनाए रखना, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना, शासन व्यवस्था चलाने के लिए और सत्ता के दुरुपयोग के लिए, दुरुपयोग से बचाने के लिए। ठीक है, संविधान की जरूरत है। अब मैं एक एक करके पॉइंट समझाता हूं, ध्यान से समझना। देखिए सबसे पहले समाज में तालमेल बनाने के लिए, देखिए भारत के नजरिए से अगर हम देखें तो भारत एक विशाल आबादी वाला देश है। क्या कहेंगे हम, भारत एक विशाल देश है। भारत में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, अलग अलग जातियों में बटे लोग रहते हैं, उनकी विचारधारा भी अलग अलग है। ठीक है, उनके रीति रिवाज, उनकी ट्रेडिशन, उनकी परंपराएं भी आपको अलग अलग दिखेगी। लोगों की रंग रूप, कल्चर भी आपको अलग मिलेगा। अब भारत इतना बड़ा देश है और उसमें ऐसी विभिन्नता देखने को मिलती है, तो अब ऐसे में क्या होता है, एक कहीं ना कहीं एक समस्या ये हो सकती है कि ये आपस में लड़ जाएं। मान लीजिए भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, कहीं वो ऐसा ना हो जाए कि वो, ठीक है, वो धर्म को लेकर आपस में लड़ जाएं, जातियों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए, या विभिन्न समुदायों के बीच में कहीं विद्वेष हो जाए, कोई मतभेद हो जाए। तो ऐसे में इन सबको एकता के सूत्र में बांधने का काम कौन करता है, संविधान। यानी संविधान में कुछ ऐसे नियम बनाए हुए हैं जो सभी को फॉलो करने हैं, जो सभी धर्म के लोगों को फॉलो करने हैं, सभी जाति के लोगों को फॉलो करने हैं, सबको फॉलो करने हैं। ठीक है, तो ये जो नियम है, इन नियम के जरिए हम क्या हैं, आपस में बंधे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये नियम की वजह से ही पूरे देश में, पूरे समाज में तालमेल बना रहता है। ठीक है, क्योंकि सबकी विचारधाराएं अलग हैं, आपस में विवाद हो सकता है, सॉरी, आपस में विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ठीक है, ऐसे में क्या समस्या आएगी, संविधान अगर नहीं होगा तो तालमेल बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो तालमेल बनाने के लिए संविधान चाहिए। दूसरा क्या है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। अब देखिए हमारे संविधान में क्लियर कानून के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, कि किसको क्या शक्तियां हैं, हमारी सरकार को क्या शक्ति मिली हुई है, हमारे जो जनता है उसको क्या शक्ति मिली हुई है, सबको पता है। अगर कोई उन शक्तियों का दुरुपयोग करता है या कुछ गलत करता है तो कहीं ना कहीं कानून उस पर एक्शन लेता है। ठीक है, तो देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ नियम पहले से बना दिया, उस नियम को सभी फॉलो करते हैं, तो देश में कानून व्यवस्था भी बनी रहती है अगर संविधान होता है तो। ठीक है, फिर क्या है, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना बिना संविधान के नहीं हो सकती। अब आप सोचो संविधान नहीं होगा, देश में उल्टा सीधा कुछ भी चल रहा होगा, कोई लड़ रहा, कोई झगड़ रहा है, कोई किसी को मार पीट रहा है, कहीं विवाद हो रहा है, उल्टा सीधा चलता रहेगा, तो कैसे एक न्यायपूर्ण समाज बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। लेकिन जब संविधान आ जाता है, संविधान में जब लिखित रूप में मिल जाता है कि भाई ये नियम है, इसको फॉलो करने हैं, नहीं फॉलो करोगे तो सजा मिलेगी, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना भी होती है। ठीक है,
शासन व्यवस्था चलाने के लिए। अब इसके बारे में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, सरकार को कैसे शासन चलाना है, सरकार की क्या शक्तियां हैं, सरकार को जनता के लिए क्या कार्य करना है, सब कुछ आपके संविधान में बताया हुआ है, ठीक है, पहले से। तो शासन व्यवस्था चलाने के लिए भी कहीं ना कहीं संविधान की जरूरत पड़ती है। फिर क्या है, सत्ता के दुरुपयोग के लिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। अब देखो, नेता जो होते हैं हमारे, जो सरकार चला रहे होते हैं, अब उनके पास सत्ता होती है, उनके पास पावर होती है, कहीं वो सत्ता का दुरुपयोग ना करने लग जाएं। ये पहले से ही जब संविधान बना रहे थे लोग, संविधान सभा के जो भी मेंबर्स थे, उनको ये बात पता थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि सत्ता जिसको मिल जाए वो सत्ता का दुरुपयोग करने लग जाए। तो इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसे उसमें रूल्स बना रखे थे कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जो वो सत्ता में है, शासन में है, वो सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकता, उसको संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना है, ठीक है, संविधान से बढ़कर कोई नहीं है, सबको संविधान के दायरे में रह के काम करना है। इस तरीके से सत्ता के दुरुपयोग होने से भी संविधान कहीं ना कहीं बचा लेता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट हैं, आपको लिखने हैं, याद करने हैं। अब बात करेंगे हमारी जो संविधान सभा है इसके बारे में, गठन के बारे में। तो देखिए, संविधान सभा क्या थी, संविधान सभा वो थी जिसने हमारे संविधान का निर्माण करा था, ठीक है, संविधान को बनाया था। तो हमारी संविधान सभा कैसे बनाई गई ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, आप हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जो था अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों से जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी, उसके बाद हमने अपना संविधान और वो सब लागू कर अपने हिसाब से शासन चलाया। उससे पहले जो शासन चलता था वो अंग्रेजों के अकॉर्डिंग चलता था। तो संविधान सभा कैसे बनी, संविधान सभा, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे, एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को। संविधान सभा का निर्माण जो है इसको समझते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो कैबिनेट मिशन योजना जो थी उसके अनुसार किया गया था। और ये कैबिनेट मिशन योजना ये भी अंग्रेजों वाली ही थी। तो क्या होता है कि जुलाई 1945 में ब्रिटेन जो है, क्योंकि हम ब्रिटेन के गुलाम थे, तो ब्रिटेन में नई लेबर पार्टी की सरकार आती है, यानी कि ब्रिटेन में सत्ता में परिवर्तन होता है 1945 में, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा, फिर भारतीय संविधान सभा बनने का रास्ता यहाँ से चल जाता है, खुल जाता है। और कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ये तय हो जाता है कि भारतीय जो संविधान है, ठीक है, संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की जरूरत पड़ेगी, तो उसको बनाया जाएगा। यानी कैबिनेट मिशन के द्वारा ये चीजें सामने आती हैं। आगे देखो क्या होता है, संविधान सभा की संरचना। देखिए, ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका था, उसको डिलीट करके दोबारा अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने एक जगह टाइपिंग की एरर कर दी थी, वो चीज़ मुझे बाद में पता लगी, इस कारण मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखिए, जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा में ये डिसाइड हुआ था कि इसके जो कुल मेंबर होंगे, यानी कुल सदस्य होंगे, वो होंगे 389, यानी 389, ठीक है, ये निर्धारित की गई थी। अब ये 389 सदस्य जो होंगे, इन 389 में से 292 सदस्य जो होंगे वो होंगे ब्रिटिश भारत के गवर्नर अधीन प्रांत से, ठीक है, जो गवर्नर के अधीन जो 11 प्रांत थे वहां से 292 होंगे। अब देखो, अंग्रेज जो थे भारत में दो तरह से शासन करते थे। एक तो अंग्रेज शासन करते थे सीधा, जिसको प्रत्यक्ष कहेंगे, या डायरेक्ट। ऐसे क्षेत्र जहां पे अंग्रेज सीधा शासन करते हैं, डायरेक्ट, और ऐसे क्षेत्र थे जहां पे अंग्रेज राजाओं के द्वारा शासन करवाते थे, यानी कि रियासतों वाला सिस्टम था वहां पे, ठीक है। तो जहां पे अंग्रेज डायरेक्ट शासन करते थे उसको बोलते थे ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नर वाला क्षेत्र, यानी ब्रिटिश भारत का गवर्नर के अधीन क्षेत्र। उन क्षेत्रों से 292 सदस्य हो गए हैं। आगे देखते हैं, 4 क्षेत्र जो थे वो थे चीफ कमिश्नरी जो प्रांत हुआ करते थे उस समय में, उस जगह से थे, ठीक है, 4 सीटें वहां से हो गई। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया, इतना मैं साथ के साथ लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। 389 जो होंगे वो तो कुल सदस्य होंगे, ठीक है। 292 जो होंगे वो जहां से अंग्रेज डायरेक्ट शासन करते थे वहां से होंगे, प्लस 4 कहां से होंगे, जो चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे उस समय में वहां से होंगे। वो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत जो हैं वो कौन से हैं, लास्ट वीडियो में यहीं पे मिस्टेक हो गई थी टाइपिंग में, मैंने कुर्ग टाइप नहीं करा था, ठीक है, इसकी वजह से मुझे दोबारा वीडियो बनानी पड़ी। अब समझिए, देखिए, दिल्ली हो गया, अजमेर हो गया, जो बलूचिस्तान है वो हो गया, और चौथा कुर्ग हो गया। ये 4 हैं जो ब्रिटिश चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होते थे। 4 सीट यहां से हो गई, यानी 292 प्लस 4। अब बच जाते हैं हमारे कुछ और सदस्य, वो कहां से आएंगे, तो देखिए 93 जो सदस्य थे, मेंबर थे, वो रियासतों से होंगे। रियासत क्या थी, जहां पे राजा शासन करते थे, और राजा भी किसके गुलाम होते थे, अंग्रेजों के ही गुलाम होते थे, ठीक है। तो 93 सदस्य कहां से हो जाएंगे, 93 सदस्य हो जाएंगे जहां से राजाओं का शासन होता था, ठीक है। तो इस तरीके से संविधान सभा में 389 सदस्य को इन 3 टुकड़ों में तोड़कर रखा गया था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। टोटल सदस्य 389, 292 सदस्य,
ठीक है, 93 सदस्य और 4 सदस्य। अब आपको क्लियर हो गया। अब समझते हैं 292 सदस्य को समझते हैं। सबसे पहले देखिए 292 सदस्य जो थे वो थे आपके ब्रिटिश गवर्नर क्षेत्र से, यानी यहां से यहां पे जो अंग्रेज लोग थे उनका सीधा शासन होता था। यहां से 292 सदस्य लिए गए थे। ठीक है, इसको ब्रिटिश गवर्नर वाला क्षेत्र कहते थे। 93 सदस्य कहां से लिए गए थे? रियासतों से। रियासत में किसका शासन होता था? राजा का शासन होता था। लेकिन राजा नाम का ही राजा था, असल में तो वो अंग्रेजों का ही गुलाम था। ठीक है, ये हो गया। 4 सदस्य जो थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे, जिसमें दिल्ली हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा, बलूचिस्तान हो जाएगा और कुर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि ये जो कुर्ग है ये भारत के किस राज्य में है? ठीक है, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। तो ये स्ट्रक्चर था आपकी संविधान सभा का। अब देखो ये सब कुछ डिसाइड हो गया था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बाद में ये सदस्य संख्या जो है और कम हो जाती है। ठीक है, वो कम क्यों हो जाती है उसका रीजन बताऊंगा। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये आए कैसे थे ये लोग, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को, जो अंग्रेजों का जो क्षेत्र होता था, प्रत्येक प्रांत की जो जनसंख्या थी उसके अनुपात में संविधान सभा में सीट दी गई थी। ठीक है, संविधान सभा में जनसंख्या के आधार पर सीट दी गई थी। जहां की जनसंख्या ज्यादा है उस क्षेत्र से मेंबर भी ज्यादा जाएंगे। और इन्होंने क्राइटेरिया क्या बनाया था? 10 लाख की जनसंख्या, यानी 10 लाख की जनसंख्या से एक मेंबर जाएगा संविधान सभा में। ठीक है, एक सीट तय की गई थी। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख कैटेगरी में बांट दिया गया था। एक तो थी जनरल, सामान्य का मतलब यहाँ पे जनरल है, सिख, ठीक है, और तीसरी जो है वो है मुसलमान। तो ये 3 सीटें जो थी इस अनुपात में इनको बांट दिया गया था, 3 कैटेगरी में बांट दिया गया था। अब यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जून 1947 में माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया। देखो अभी तक क्या है, सब कुछ सही चल रहा है, डिसाइड है भाई। 389 सीटें टोटल बता दी गई थी। 389 में से हमने क्या देखा था? 3 टुकड़ों में बांट दिया था, 292, 93, 4, कुछ इस प्रकार से बांट दिया गया था। अभी हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे देखो देखो 292, 93, 4, ये सब कुछ सही चल रहा था, यहां तक सब ठीक था। लेकिन यहाँ पे एक समस्या आ जाती है। समस्या क्या आती है? जून 1947 में माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान का विभाजन तय हो गया। पहले ये नहीं पता था कि देश बट जाएगा, देश आजाद होगा और देश के टुकड़े हो जाएंगे, ये नहीं पता था ना, इसलिए ये मेंबर हो गए थे इतने। बाद में ये डिसाइड हो जाता है कि अब भारत के 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक अलग देश बन जाएगा मुसलमानों के लिए जो कि पाकिस्तान कहलाएगा। तो पाकिस्तान के जो सदस्य थे जो हमारी संविधान सभा में थे, अब वो तो नहीं रहे ना, क्योंकि अब उनका तो देश ही अलग बन गया। तो उन्होंने बोला कि हम भाई इसका हमारा यहाँ पे क्या काम, तो ये इसके सदस्य नहीं रहे। अब इसमें से जो सदस्य चले गए तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो संविधान सभा थी उसकी सीटें जो थी, जो कभी 389 थी वो घट गई, और घटकर कितनी रह गई? 299 रह गई। ठीक है, वो संविधान सभा की जो अब रियल में जो संख्या बच गई वो 299 बच गई, यानी कि इतने मेंबर हमारे इसमें बचे थे। फिर 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा में कुल 284 सदस्य ही उपस्थित थे, इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पे हस्ताक्षर किया था। ठीक है, जब हमारा संविधान बनकर फाइनल हो गया था जिस दिन, तब उसमें सारे मेंबर के सिग्नेचर कराए गए थे। उस दिन 299 सदस्यों में से कुछ सदस्य अब्सेंट थे, वो नहीं उपस्थित थे, वहां पे आए नहीं थे। ठीक है, तो कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर करे थे? 284 सदस्यों ने। यानी जिस दिन संविधान फाइनल हो चुका था उस पर हस्ताक्षर हुए थे, उस दिन ओनली 284 सदस्य ही वहां पे उपलब्ध थे या फिर अवेलेबल थे, इन्होंने ही उस पर सिग्नेचर करे थे। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगला है भारतीय संविधान का निर्माण। जो भारतीय संविधान है उसका निर्माण कैसे हुआ? संविधान सभा बन गई, तो अब संविधान सभा का काम क्या है? संविधान बनाना। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। मैंने इसलिए लिखा हुआ है, पेपर में आ जाता है क्वेश्चन। पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो उस दिन संविधान सभा का एक अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे। देखो अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अस्थायी का मतलब होता है टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है, ये कुछ समय के लिए इनको बनाया गया है। ठीक है, अब अस्थायी अध्यक्ष इनको बना दिया गया है 9 दिसंबर 1946 को। ये बुजुर्ग व्यक्ति थे, इनको बस उस दिन के लिए ही बनाया था। फिर संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 2 दिन बाद, यानी 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो अब यहां पे कंफ्यूजन बन जाती है।
कंफ्यूजन क्या बनती है, पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अस्थायी, जहां पे अध्यक्ष सुनते हैं, अध्यक्ष सुनते ही वो राजेंद्र प्रसाद लिख देते हैं और यहाँ पे आंसर गलत हो जाता है। बहुत सारे बच्चे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिख देते हैं, यहाँ पे आपका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अस्थायी अध्यक्ष पूछें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर स्थायी अध्यक्ष पूछें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों में अंतर है, ये याद रखना है, आपको याद रखना है। ठीक है, पेपर में आएगा। अगला है संविधान सभा की तीसरी बैठक जो थी वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब था कि हमारा संविधान कैसा होगा, ठीक है, भावी संविधान कैसा होगा, उसकी एक रूपरेखा, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उसको स्वीकार कर लिया था। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है, ठीक है, वो संविधान सभा में किसने प्रस्तुत करा था, तो आप क्या बोलोगे, नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखो, यहां पे बहुत सारे बच्चे गलत आंसर लिखते हैं। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लेकिन जब प्रारूप समिति आपसे पूछ लेते हैं तो कई सारे बच्चे यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद लिख देते हैं, स्थायी अध्यक्ष पूछ लेते हैं, मतलब उल्टा पुल्टा लिख देते हैं, उनको कंफ्यूजन रहती है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको कॉपी में लिख लेना है कि जो अस्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, स्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तीनों में कंफ्यूज नहीं होना, वरना आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, अगला देखो, जो हमारा ओरिजिनल संविधान था, यानी जो मूल संविधान था, उसमें आर्टिकल कितने थे, 395, पार्ट्स कितने थे, यानी कितने भाग में था, 22 भाग थे, और अनुसूची यानी शेड्यूल्स कितने थे, 8 शेड्यूल थे। आज के समय में देखें तो 8 अनुसूचियां जो हैं वो बढ़कर 12 हो गई हैं, आर्टिकल भी आपके बढ़ चुके हैं। ठीक है, और भारत का संविधान बनने में समय कितना लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन। आप ऐसा कह सकते हो लगभग 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 3 साल लग गए थे। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन का मतलब है 3 साल के आसपास का समय लग चुका था। इसमें कुल 166 बैठक हुई थी, यानी इतनी मीटिंग्स हुई थी, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो था बन के तैयार हो गया था, लेकिन इसको पूरी तरीके से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो यहां से आपके कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे जहां पे डाटा पूछा जा सकता है, जैसे कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 395। मूल संविधान में कितने भाग थे, 22। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8, लेकिन आज के समय में 12 हो गई हैं। ठीक है, कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। किस दिन संविधान बनके तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949, लेकिन लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। इतना सारा डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, एक एक लाइन क्लियर आपके सामने लिखी हुई है, इसको याद जरूर रखना। यहां से हर लाइन से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखो, हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान के स्रोत क्या हैं। स्रोत का मतलब क्या है कि हमारा जो संविधान बना था इसका मुख्य सोर्स क्या है। तो देखिए, हमारा देश, हमारा संविधान बनने से पहले अंग्रेजों का गुलाम रहा है, ये हम सब जानते हैं। तो भारतीय संविधान का लगभग लगभग जो 75% है हिस्सा है, वो तो भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी अंग्रेजों के द्वारा जो भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया था, ये अंग्रेज लेकर आए थे। ठीक है, यानी इसके अकॉर्डिंग ही 75% जो कानून है वो तो अंग्रेजों वाले ही हैं। अब आप सोचो, हमारे संविधान में 75% सब कुछ अंग्रेजों का है, उसके अलावा जो बच जाता है वो हमारे संविधान में दूसरे देशों से प्रावधान लिए गए हैं। इसलिए भारत का संविधान जो है इसको उधार का थैला भी कहा जाता है। आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है 6 मार्क्स का कि बताइए भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहते हैं। ठीक है, तो आप आंसर दोगे क्योंकि हमारे संविधान में 75% भाग तो अंग्रेजों के कानून से लिया गया है और अन्य देशों से भी हमारे संविधान में प्रावधान लिए गए हैं। ठीक है, अब देखो, एक क्वेश्चन है, ये आपके सपोर्टिंग मटेरियल में दिया हुआ है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। एक बार मैं हट जाऊं, आप इसे ध्यान से पढ़ लो। इसमें क्या लिखा है, भारतीय संविधान जो है एक पुष्प गुच्छ या इसको एक बकेट की तरह दिखाया जाता है, जिसमें सभी देशों के पुष्प समाहित है, यानी सभी देशों से हमने कुछ ना कुछ, ज्यादातर देशों से ले रखा है। भारतीय संविधान जो है उधार लिए गए सिद्धांतों का एक टोकरा भी है, ऐसे भी आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो सबका मतलब एक ही हो जाएगा। अब किस देश से क्या लिया गया है ये आपको याद रखना है, तो इसको एक एक करके समझते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में अन्य देशों से प्रावधान लिए गए हैं। अगर हम ब्रिटिश संविधान की बात करें, अंग्रेजों के संविधान से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से। तो जो हमारे यहाँ पे सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जो जीत होती है, यानी कि जो
सबसे ज्यादा वोट लेकर आता है, ठीक है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। ये जो सिस्टम है ये कहाँ से आया? ये ब्रिटेन के संविधान से आया, ठीक है। सरकार का जो संसदीय स्वरूप है, हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था जो है, ये कहाँ से आया? ब्रिटेन से आया। कानून का शासन, हमारे यहाँ पे कानून का शासन है, संविधान का शासन है, ये कहाँ से आया? ब्रिटेन से आया। विधायिका में जो अध्यक्ष का पद होता है, उसकी जो भूमिका होती है, उसकी जो जिम्मेदारी होती है, ये कहाँ से आया? ब्रिटेन से आया। कानून को बनाने की जो प्रोसेस है, कानून निर्माण की विधि, ये कहाँ से आई? ये भी ब्रिटेन से आई। यानी इतना सब कुछ हमने किसके संविधान से उठा के अपने संविधान में रख लिया? ब्रिटेन के संविधान से, हमने उससे उधार ले लिया, आप ऐसे कह सकते हो। फ्रांस का संविधान, फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है, इसको हमने लिया है। आयरलैंड से हमने क्या लिया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, ठीक है, जिसको डीपीएससी कहा जाता है, ये हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है, जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, उन सदस्यों के बारे में जो जो उसका कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आया है? आयरलैंड से। साउथ अफ्रीका का जो संविधान है, उसमें संशोधन प्रक्रिया, हमारे संविधान में जो संशोधन किया जाता है, ये संशोधन जो है ये कैसे होता है? ये साउथ अफ्रीका का जो कानून है, जो संविधान है, वहां से उठाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अमेरिका का संविधान, मौलिक अधिकार, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं, मैंने आपको मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में बताया भी है। ये मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन की जो कोर्ट को हमारी शक्ति प्राप्त है, ये भी कहाँ से आई है? ये भी आपके अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट भी अमेरिका से आया है। कनाडा के संविधान से हमने लिया है अर्धसंघात्मक, जो अर्धसंघात्मक जो सरकार होती है हमारे यहाँ पे, इसका सिस्टम हमने कनाडा से लिया है। तो किस देश से हमने क्या लिया है, बस हमको इतना याद रखना है, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में, वो आता है कि बताइए भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। यहां पे देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का है, ठीक है। हमारा संविधान ना तो ज़्यादा लचीला है, ना ही बहुत ज़्यादा कठोर है। इसका मतलब क्या है कि हमारा संविधान ऐसा है जिसमें हम चाहें तो, मतलब इतना आसान नहीं है कि कोई भी चाहे तो बदलाव कर दे, और इतना मुश्किल भी नहीं है कि कोई बदलाव कर पाना पॉसिबल ही ना हो, ठीक है। इसके बाद है दुनिया का सफलतम संविधान, दुनिया के सफलतम संविधान में भारत के संविधान का नाम आता है, ठीक है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो हैं ये हमारे संविधान में मिलते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को हमारे संविधान के अकॉर्डिंग अपनाया गया है। इकहरी नागरिकता, जिसको हम बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप, यानी भारत में इकहरी नागरिकता है, सिंगल नागरिकता है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? जैसे कि देखिए, आप चाहे बिहार में रहते हो, ठीक है, तो भी आपकी नागरिकता जो होगी वो क्या होगी? इंडियन होगी। चाहे आप गुजरात में रहते हो, तो भी आपकी जो नागरिकता है वो क्या होगी? इंडियन होगी। आप पूरे देश में कहीं भी रहते हो, आपकी नागरिकता एक ही होगी और इंडियन होगी। दुनिया के कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पे डबल नागरिकता होती है, यानी जिस जगह पे वो रहते हैं उस जगह के भी वो नागरिक होते हैं और उस देश के भी वो नागरिक होते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे आप कहीं भी रहो, फिर आपकी नागरिकता जो होगी वो एक ही रहेगी, ठीक है। इसके अलावा स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है हमारे देश में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत उपलब्ध हैं, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी हमारे यहाँ पे सभी को वोट देने का अधिकार है, जो भी 18 साल का हो गया, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग रूप का हो, सबको वोट देने का अधिकार है। हमारा संविधान का कोई धर्म नहीं है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सामाजिक न्याय सबको मिलता है। संशोधन प्रणाली, राष्ट्रीय एकता, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको भारतीय संविधान की विशेषता में लिखने हैं। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है, पेपर में क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? ज्यादा से ज्यादा 6 नंबर का। तो आपको कितने पॉइंट लिखने होंगे? ज्यादा से ज्यादा 6 पॉइंट, ठीक है। उसको लिखकर एक्सप्लेन कर देना है, बस ये है आपका। अब देखो, भारतीय संविधान की विशेषता यहाँ पे भी मैंने लिख रखी है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। अब देखो, यहाँ से भी आप इन पॉइंट को शॉर्ट में उतार सकते हो, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। अब बात करते हैं संविधान के प्रमुख कार्य क्या हैं। यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, संविधान के 4 मुख्य काम को अगर हम देखें तो सबसे पहला काम जो है वो ये है कि ये कुछ बेसिक जो नियम है, ठीक है, उसका एक ऐसा समूह उपलब्ध करा देता है जिससे समाज के सदस्यों में एक दूसरे का न्यूनतम तालमेल और विश्वास बना रहे। यानी संविधान का सबसे पहला काम यह है कि कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे नियम हमको उपलब्ध कराना जिसके जरिए, ठीक है, समाज में हम क्या कर सकते हैं, हम रह सकते हैं, हमारे बीच में तालमेल बना रहता है।
सॉरी, सेकंड पॉइंट देखिए, समाज में फैसला लेने की शक्ति जो है वो किसके पास होगी, ये भी हमें संविधान बताता है। सरकार के पास कितनी शक्ति होगी, सरकार अपनी शक्ति को कैसे, मतलब अपनी शक्ति का दुरुपयोग कैसे नहीं कर सकती, उसको रोकने का काम भी हमारा संविधान करता है। ठीक है, सरकार जो है अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले जो कानून होते हैं उसकी एक सीमा निश्चित करे, और ये सीमाएं इस रूप में हो कि कहीं ना कहीं ये किसी व्यक्ति को नुकसान ना हो इससे। ठीक है, यानी कि उस कानून का अगर कोई चाह कर भी उसका उल्लंघन ना कर पाए, ये डिसाइड करने का काम भी संविधान का होता है। सरकार को ऐसे सामर्थ्य प्रदान करता है हमारा संविधान जिससे जनता की इच्छाओं को पूरा कर सके। ठीक है, यानी सरकार जनता के लिए काम कर सके, जनता की भलाई के लिए अच्छी पॉलिसी बना सके, ये सारा काम भी जो करता है वो कौन करता है, हमारा संविधान करता है। तो ये संविधान के मुख्य काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।